है समकालीन कविता में, आप उसको राष्ट्रीय चेतना कहिए या समकालीन कविता में देश के प्रति आपका जो आचरण है, आपका भाव है, आपके भावों का रिश्ता कैसे उसमें अभिव्यक्त होता है, इस तरह से भी आप उसको सोच सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले हम समझ लेते हैं कि जब हम राष्ट्रीय चेतना कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। मैं जो समझती हूँ और जो मेरी अपनी समझ है वो ये कहती है, जब हम राष्ट्रीय चेतना कहते हैं तो राष्ट्रीय चेतना का तात्पर्य होता है राष्ट्र के साथ आपकी एक मानसिक संसक्ति, राष्ट्र के साथ आपका एक जुड़ाव, और राष्ट्र के साथ आपका एक ऐसा जुड़ाव हो जिसमें देश के प्रति उन्नयन और कल्याण की भावना सन्निहित हो। देश के प्रति हमारे भावों का जो रिश्ता है वो हमारा राष्ट्रीय आचरण है, लेकिन देश के प्रति अपने भावों के रिश्ते को जब आप साहित्य के फलक पर लेकर आते हैं या कविता के फलक पर लेकर आते हैं तो उसको हम राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में व्याख्यायित करते हैं। मैं इस विषय को समय समय पर उठाती हूँ, इसलिए उठाती हूँ कि बहुत सारे संपादकों को मैंने देखा है, बहुत सारे हिंदी के चिंतकों को मैंने देखा है जो अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीयता का भाव जो है वो स्वाधीनता आंदोलन का दौर जो था वहां तक तो ठीक था, उसके बाद राष्ट्रीयता कहाँ है, उसके बाद राष्ट्रीयता जो है वो खत्म हो जाती है और वो चेतना नहीं है। या फिर वो कहते हैं कि राष्ट्रीयता जो है वो आधुनिक काल में आई, उससे पहले राष्ट्रीय चेतना भारत के संदर्भ में नहीं थी। बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसको लेकर के। तो मैं यहां से शुरू करूंगी कि ये ठीक है कि स्वाधीनता आंदोलन का जो दौर था उस दौर में जो विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां पैदा हुई, उन परिस्थितियों ने हमारी राष्ट्रीयता को एक नया आयाम दिया। लेकिन राष्ट्रीयता एकदम आधुनिक काल में आई, स्वाधीनता आंदोलन में आई, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो पहले से में भी राष्ट्र की परिकल्पना है, राष्ट्रीय चेतना पहले से। इस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे समकालीन कविता पर बात करनी है। फिर अब ये कहना कि ठीक है स्वाधीनता आंदोलन का दौर था, वो हम देश को आजाद कराने के लिए युद्ध कर रहे थे, अंग्रेजी साम्राज्यवाद से हमारी टक्कर थी, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन आजादी के बाद देश आजाद हो जाता है तो अब राष्ट्रीयता जो है वो खत्म होने वाला मूल्य है, वो राष्ट्रीयता नहीं है साहित्य में। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीयता कभी भी व्यतीत मूल्य हो ही नहीं सकती है। राष्ट्रीयता हमेशा रहती है। आप जिस देश में हैं उसके साथ आपका जो रिश्ता है, उसके भावों का, अगर आपके उस भावों के साथ देश की उन्नति, उसका उन्नयन, उसका कल्याण जुड़ा हुआ है तो वो राष्ट्रीय चेतना है। हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रीयता के स्वरूप में एक बदलाव है और उस बदलाव को दृष्टि में रख करके ही समकालीन कविता में राष्ट्रीय चेतना की मैं बात करने वाली हूँ। और वो बदलाव कैसे है, वो क्यों है, इसको हम समझ लेते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौर की जो कविता है उसको भी अगर आप उठा करके देखेंगे तो वहां पर भी भारतेंदु काल की राष्ट्रीयता, द्विवेदी काल की राष्ट्रीयता, छायावाद की राष्ट्रीयता और उससे आगे की राष्ट्रीयता में भी आपको बदलाव दिखाई देगा। भारतेंदु को उठाते हैं, भारतेंदु में जहां राजभक्ति भी है, देशभक्ति भी है, वहां पर राष्ट्रीय चेतना का जो स्वरूप है वो प्रेरणात्मक है। आपके भीतर अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति एक ऐसा भाव पैदा करना कि आपके भीतर ये भावना हो कि हम दास हैं और कहीं ये आकांक्षा पैदा हो जाए, सिर्फ उतना सही भाव है, प्रेरणात्मक राष्ट्रीयता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और ये आंदोलन आगे बढ़ता है तो उसके बाद जो प्रेरणात्मक राष्ट्रीयता है उसको 1920 में जाकर के जब गांधी का पदार्पण हो जाता है, स्वाधीनता आंदोलन को एक नया निश्चित कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम दे देते हैं गांधी, तो वहां पर जाकर उस प्रेरणा को एक विधान मिल जाता है और उसके बाद फिर उसमें संघर्ष की चेतना आती है। और संघर्ष की चेतना में छायावाद तक आते आते आप देखिए बलिदानमयी जागरण है। भारतेंदु में भी जागरण है राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में, लेकिन वहां प्रेरणात्मक है, संघर्ष आता है। और संघर्ष के साथ छायावाद तक आते आते आप देखिए जब माखनलाल चतुर्वेदी आ जाते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन आ जाते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है वहां पर, एक राष्ट्र सांस्कृतिक धारा की पूरी कविता है, तो वहां पर आप देखें कि वहां पर
राष्ट्र चेतना के स्वरूप में, संघर्षमयी स्वरूप में बलिदान भी शामिल हो जाता है। तो राष्ट्र चेतना का जो स्वरूप है संघर्षमयी है, बलिदानमयी है। तो जागरण का स्वर पूरे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान है। हम आजाद हो जाते हैं। आजादी के बाद देश आजाद हो गया है, हमारे सारे साहित्यकारों को ये पता है, लेकिन हमारी चेतना में ये भी अंकित है कि हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन इस आजाद भारत को हमें बनाना है। तो वो जागरण जो है देश के साथ एक जागृति का भाव, देश के उन्नयन का भाव, देश के कल्याण का भाव वहां खत्म नहीं होता। आजादी के बाद वो एक नया स्वरूप लेता। पहले की कविता में जो राष्ट्रीय चेतना है उसका स्वरूप जो है वो बलिदानमयी, संघर्षमयी और प्रेरणात्मक रहा है, लेकिन आजादी के बाद जागरण दोनों में है। उस जागरण में संघर्ष है, बलिदान है, प्रेरणा। इस जागरण में नवनिर्माण की चेतना है। आजादी के बाद की कविता में, जिसमें वो 60 के पहले का भी समय आता है, उसके बाद समकालीन कविता जिसको आप कह रहे हैं 60 से लेकर आगे तक, तो वो उसका भी पीरियड आता है। तो उसमें एक नवनिर्माण की चेतना का भाव है राष्ट्रीय चेतना में, कि नवनिर्माण। तो वहां पर उस पूरी कविता में अगर आप उठा करके देखें तो राष्ट्रीयता जो शब्द है या जो इस तरह का वो राष्ट्रीयता जो है वो एक अनाम रूप से आई है। और जो नवीन अनुभूतियां हैं, नवीन भाव है, नवीन परिस्थितियां हैं, उनको टटोर, जो नवीन अनुभव है और नवनिर्माण की चेतना हमारे भीतर है, उसके साथ जो आपके सम्मिलित भाव है वो नई कविता में आते हैं और उसके बाद की कविता में वो आगे बढ़ते हैं। तो अब वो कैसे, उसके बाद की कविताओं में आपको बहुत सारी चीजें, समकालीन कविता में हम आएंगे तो वहां विसंगतियां हैं, वहां संत्रास है, वहां विसंगतियों के विरोध की चेतना है। उसी दौर में आप देखिए 60 का पीरियड, हम 60 से 80 की बात कर रहे हैं, उस दौर में आपका भारत और चीन का युद्ध भी है, भारत पाकिस्तान के युद्ध भी है, उसमें आपातकाल भी है। तो इतना क्रम में भी हमारी राष्ट्रीय चेतना कैसे आगे बढ़ती है, इस पर मैं क्रमवार तरीके से बात करूंगी। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के लिए स्वतंत्रता एक बहुत महत्वपूर्ण उपादान थी। और हमने ये जो राजनीतिक आकांक्षा थी, हमारी राजनीतिक स्वातंत्र की जो आकांक्षा थी, इसके साथ हमने ये स्वप्न सबने देखा था कि उसके बाद जब हम आजाद होंगे तो नवनिर्माण, जिसको मैं कह रही हूं कि आजादी के बाद देश का ऐसा नवनिर्माण होगा जिसमें एक सुंदर भारत बनेगा, एक सुंदर देश होगा। तो इस तरह की मुझे लग रहा है कि मैम का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, जैसा कि मैम ने कहा था। बोले आप। जी मैम। तो मैं शायद बात कर रही थी कि आजादी से ले रही थी कि जब देश आजाद हुआ तो नवनिर्माण का स्वप्न हमारे साथ जुड़ा हुआ था। और अगर मैं थोड़ा और पहले से बात करूं तो उससे पहले 20 जून 1945 का, देश आजाद होने से थोड़ा सा पहले, गांधी जी ने जो स्वराज की धारणा दी थी और बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि स्वराज संबंधी जो उनकी अवधारणा है वो केवल राजनीतिक स्वातंत्र नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है उनके लिए धर्मराज और पृथ्वी पर स्वर्ग राज की प्रतिष्ठा, जीवन के हर क्षेत्र में सत्य और अहिंसा का साम्राज्य। और सत्य और अहिंसा जहां है, जहां जिस तरह की वो पृथ्वी पर स्वर्ग राज की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, धर्मराज की बात कर रहे हैं, तो सबके मन में ये था कि गांधी जी ने एक स्वतंत्र भारत की एक बड़ी आदर्श कल्पना हमको दी है, क्योंकि गांधी के नेतृत्व में पूरा स्वाधीनता आंदोलन हमने लड़ा था। और गांधी जी की जो स्वराज की परिकल्पना, कहीं ना कहीं उसमें तुलसीदास के रामराज के जो उदार और नैतिक मूल्य थे वो भी कहीं ना कहीं समाहित थे। तो स्वातंत्रोत्तर भारत को लेकर के उन्नति और प्रगति का हमने स्वप्न देखा था। आजादी के बाद जो 50 से 60 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड में जो भी हम देख रहे थे कि
बहुत सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, संघर्ष है, लेकिन हमारे मन में ये एक धारणा थी कि कोई नहीं, हमें हमारा लोकतंत्र अभी बिल्कुल बहुत कम समय हुआ है हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आए हुए, तो धीरे धीरे करके हमारी जो विसंगतियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी और स्वातंत्रोत्तर भारत जो है उन्नति और प्रगति की तरफ बढ़ेगा। और सन 60 तक लोगों ने धैर्य बना करके रखा कि जो भी जिस तरह का असमंजस पैदा हुआ, जिस तरह का असमंजस कई स्तर पर पैदा हुआ, राजनीतिक स्तर पर पैदा हुआ, सामाजिक स्तर पर हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो प्रथानुगामी सामाजिक संस्थाओं से टकरा रही थी, उसको लेकर के असमंजस पैदा हुआ, आर्थिक दृष्टि से असमंजस पैदा हुआ। तो सबको लग रहा था कि ये जो परेशानियां हैं ये धीरे धीरे लोकतंत्र की मजबूत जो है बुनियाद पड़ेगी। और चूंकि अभी हमें देश का बंटवारा भी देखा है, बहुत सारी जटिलताएं उस समय की थी, उसने आजादी पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया था और लोगों को लगा था क्या आजादी का यही अर्थ है, क्या यही आदर्श थे जिनके लिए हमने संघर्ष किया। तो मूल्यगत विघटन की स्थिति तो आने लगी थी सामने और हमें भीतर से वो आंदोलित कर रही थी, लेकिन यानी एक मोहभंग की स्थिति थी और उस मोहभंग की स्थिति में फिर भी हमने स्वतंत्रता को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के एक उत्साह को बनाए रखा कि नहीं, धीरे धीरे हम इन समस्याओं पे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, वो एक ऐसा देश है जिसकी सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं और धीरे धीरे करके हमारे जो मानवीय सरोकार है, राष्ट्रीय सरोकार है, वो इतने बड़े हैं कि ये जो कठिनाइयां हैं इन पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन सन 60 तक आते आते, सन 60 के बाद विसंगतियां जिस तरह से प्रभावी होनी शुरू हुई और जिस तरह से विसंगतियों ने व्यापक स्वरूप ग्रहण करना शुरू किया समकालीन कविता में, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये तो जरा सा, और वो फिर यथार्थ से जिस तरह से कवि टकराया, तो वहां एक पूरे देश भर में एक मोहभंग की स्थिति जो है पैदा हुई। हमने देखा कि जो हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका भी संरक्षण नहीं हो पा रहा है और कई स्तर पर जो है हम स्वतंत्र तो, एक तरह से हम स्वाधीन तो हो गए, लेकिन हमारा कोई तंत्र अभी तक विकसित नहीं हो पा रहा है। तो एक मोहभंग की स्थिति है और मोहभंग की स्थिति में अगर भवानी प्रसाद मिश्र को याद करूं तो एक कविता आप सबने भी पढ़ी होगी, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी, कुछ आगे की पंक्ति इस तरह से कि जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप भी ना हो सुनकर हैरान, है सोच समझकर आखिर मैं अपने गीत बेचता हूँ। ये बड़ी अच्छी सी कविता भवानी प्रसाद की मिश्र की है। तो एक तरह से ये मोहभंग है यहाँ पर, और जो परिस्थितियां बदली है उसका एक संकेत है। तो सत्ता हस्तांतरण से लेकर के सन 60 तक का जो समय था, जो एक स्फूर्ति संकल्प का काल था, लेकिन सन 60 के बाद जो अनास्था पैदा होने लगी, उसमें आस्था अनास्था का द्वंद, सुख दुख का द्वंद, तो वो एक तरह से मोहभंग की जो मानसिकता है वो लगातार उपजने लगी। और एक जो आशा बची हुई थी कहीं की, जिसकी बात मैंने आपको कही कि हमारा जो मानवीय सरोकार है, राष्ट्रीय सरोकार है, तो मनुष्य के सिद्धांत की और व्यवहार की बीच, अगर लोकतंत्र भी है, लोकतांत्रिक सिद्धांत है, लेकिन अभी लोकतांत्रिक सिद्धांत हमारे व्यवहारिक स्तर पर नहीं उतर पा रहे हैं, कागज पर है, लेकिन धीरे धीरे वो उतर पाएंगे। लेकिन अब 60 के बाद ऐसा लगने लगा नहीं, ये तो बड़ा कठिन दौर है, बड़ा विस्फोटक समय सामने उपस्थित हो गया है और एक लंबी यातना भोगने के बाद हमने जो आजादी हासिल की थी, तो आजादी के बाद तो हमारा इस तरह का मोहभंग हो गया और अचानक 1960 के बाद आजादी आपको निरर्थक सी प्रतीत होने लगी। तो मूल्यहीनता का जो दौर है वो पूरी तरह से उभर करके सामने आ गया और 7वां दशक जो है कविता का, उसमें एक शून्यबोध, अनास्था, विघटन, निरंतर जो मनुष्य विरोधी होती जा रही स्थितियां थी उसको महसूस किया। और इस दौर में रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धुमिल जैसे कवि, मुक्तिबोध, अज्ञे, नागार्जुन, ये सब लिख रहे थे, जगदीश गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता,
रघुवीर सहाय की एक कविता है, लंबी कविता है, लेकिन उसकी 2 पंक्तियां बड़े काम की हैं कि, और वो उन्होंने सन 60-70 में पूरा पीरियड एक ही साथ ले रही हूँ क्योंकि वो कमोबेश एक ही तरह की अनुभूतियां हैं। आजादी के 20 वर्ष बाद उन्होंने 20 बरस बीत गए, लालसा मनुष्य की तिल तिल कर मिट गई। ये जनाकांक्षा थी एक, जो आजादी का दौर हमने देखा, आजादी का जो युद्ध हम लड़ रहे थे। तो लेकिन अब ये जो मोहभंग हो गया, 20 बरस बीत गए, लालसा मनुष्य की तिल तिल कर मिट गई, यानी एक निराशा का दौर। खंडित स्वतंत्रता हमको मिली, आजाद हो गए, देश का बंटवारा हो गया, और मूल्यों की संक्रांति, उभरता हुआ शून्य बोध, चीनी आक्रमण, आपातकाल जैसे संदर्भ, ये सब स्वतंत्रोत्तर कविता की मोहभंग की जो पृष्ठभूमि है उसमें आते हैं। तो आजादी के बाद जो एक मोहभंग होता है वो अज्ञे में भी आता है, भवानी प्रसाद मिश्र में भी आता है, धर्मवीर भारती में भी आता है, रघुवीर सहाय में भी आता है। तो इस मोहभंग ने, और ये जो विसंगतियां प्रभावी होती गई 60 के बाद, 70 के बाद एक संतरास बोध उभर करके आता है हर जगह, जो है राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, एक जिसको कहते हैं भय, असुरक्षा, पराजय का जो एक भाव है वो उभर करके आता है। तो ये लगने लगा आजाद देश के नागरिकों को कि आजादी के बाद जो विखंडित जीवन मूल्य हैं, क्या उन स्थितियों में हम कैसे लोकतंत्र को बचाएं। तो उनकी आशा एक तरह से बिखरने लगी। आगे भी जो है इस स्थिति में मोहभंग की पीड़ा से ही गुजरते हैं। उनकी एक कविता, मैं यहाँ पर उसकी कुछ पंक्तियां से अपनी बात को स्पष्ट करूंगी। सुख मिला उसे हम कह न सके, संस्पर्श वृहत का उतरा सुरसरी सा हम कह न सके। यूं बीत गया सब हम मरे नहीं हा, कदाचित जीवित भी हम रह न सके। तो आजादी के बाद जो एक नई चेतना है, उसके बाद नई चेतना में हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। हम देश का नवनिर्माण चाहते थे कि अच्छी शिक्षा मिले, बेरोजगारी ना रहे, सबको जो है रोजगार मिले। लोकतांत्रिक जो मूल है, लोकतंत्र जो कि लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, वो समाप्त हो। दूसरी तरफ फिर लेकिन हुआ क्या, और आया कि जो औद्योगिकरण के बाद जो है महानगर की तरफ लोग आए, तो सामाजिक संस्थाओं के जो प्रथानुगामी सामाजिक संस्थाएं थी, नई सामाजिक संस्थाएं थी, उसमें भी एक टकराव एक होता है, संयुक्त परिवार का विघटन हुआ। तो इस दौर में उस तरह की कविताएं भी लिखी गई कि जो एक पूर्व परिचित परिवेश है उसमें रहने के हम अभ्यस्त हैं, संस्कारों की हमारे पर एक बहुत गहरी छाप है, लेकिन हम महानगर में चले जाते हैं। महानगर में जो अकेलापन है, महानगरीय जीवन की जो विकटताएं हैं, महानगरीय जीवन की जो कठिनाइयां हैं, महानगरीय जीवन का जो संतरास है, वो बहुत सारी ऐसी कसैली अनुभूतियां भी हमें दे देता है। तो पारंपरिक मूल्यों के कारण मनुष्य को लगा कि जैसे उसका अब जो है सारा अस्तित्व जो है किसी झूठ पर टिक रहा है, तो प्राचीन मूल्यों को हम छोड़ नहीं पा रहे। नवीन मूल्यों के बीच एक संक्रमण की स्थिति, द्वंद्व की स्थिति पनपी, जिससे मन में बहुत सारे असमंजस और बेचैनी पैदा हुई। तो कहीं ना कहीं एक पराजित मनोवृत्ति, एक अनास्था इस दौर से जो है कवि गुजरता है। धर्मवीर भारती की एक कविता है जिसमें वो लिखते हैं, ऐसा लगता है मेरा सारा जीवन भ्रष्ट, ऐसा लगता कि आज मेरी सारी साधना भ्रष्ट, मैंने हरदम खोटा अपने सपनों का दम। तो ये बिल्कुल इस तरह की स्थिति है कि हम आजादी के 10 वर्षों के बाद का जो समय है, हम जनमानस को उसमें कसमसाते हुए देख रहे हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अंतर्विरोधों को देख रहे हैं, विसंगतियों को देख रहे हैं, और उन विसंगतियों के परिप्रेक्ष्य में
एक आक्रोश की मुद्रा कवियों की है, और केवल मोहभंग की मानसिकता या उसके स्वरूप की अभिव्यक्ति के बाद कवि ऐसा नहीं कि वो चुप बैठ जाता है, बल्कि वो ये जो भयानक और जटिल जीवन की स्थितियां हैं उनसे आक्रांत होकर के वो धीरे धीरे करके सपनों का आशय भी खोजता है, सपन भी देखता है कि इनसे भी गुजर करके किस तरह से हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो वो सत्य की अवहेलना यहाँ पर नहीं करना चाहता है, और अतीत के प्रति भी वो मोहासक्त है, लेकिन भविष्य की चिंता भी उसके पास है। इसलिए वो स्वप्नों की अपेक्षा जो है वर्तमान में रहते हुए अब अंधेरे में भी रोशनी को टटोलना चाहता है देश के हित के लिए। और मैं यहाँ पर कविता लेना चाहूंगी जगदीश गुप्त की। और जगदीश गुप्त जी ने यानी सबसे बड़ी बात आप देखिए कि अनास्था है, लेकिन पराजित मनोवृत्ति से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये भी वो जानता है। तो वो सवेरे की आशा का दिया भी बुझने नहीं देता है, भले ही वो टिमटिमा रहा हो। जगदीश गुप्त की कविता है, स्वप्न मत देखो, स्वप्न मत देखो, कहीं उन्माद ना रह जाए भौरों का निरर्थक गीत उद्दीपन, इस गली के छोर पर बुनियाद डाले। कोठरी में दीप की लौ सेकता ठंडा अंधेरा, गौर करिएगा, कोठरी में दीप की लौ सेकता ठंडा अंधेरा, इन्हीं पत्थरों में कहीं सोया पड़ा है रूप का मेरा गोरा सवेरा। अब कई लोग कहते हैं बिल्कुल अनास्था है, बिल्कुल पराजित मनोवृत्ति है। नहीं, उसके बीच भी देखिए कोठरी में दीपक की लौ है, लेकिन सेकता ठंडा अंधेरा, इन्हीं पत्थरों में कहीं सोया पड़ा रूप का गोरा सवेरा। तो उस उजाले की आकांक्षा है, यानी हमारा, आप देखिए कि यहाँ पर हमारी जो अपनी जमीन है, और हमारी वो अपनी जमीन कैसी है कि जहां पर हम अंधेरे में भी उजाले की आकांक्षा करना नहीं छोड़ते हैं, और उजाले की आकांक्षा हम बराबर करते हैं। सवाल भी उठाते हैं। लगातार हमारे कवियों ने तमाम विसंगतियों के बावजूद, भ्रष्टाचार के बावजूद, मोहभंग के बावजूद, जो ये नई संभावनाएं विकसित हो सकती थी, संभावनाएं पैदा हो सकती थी, उनको भी देखा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो उठापटक की राजनीति है, राजनीतिक क्षेत्र की जो अव्यवस्था है, अनिश्चय का जो दौर है, अवसरवाद है, तो किस तरह से लोकतांत्रिक सिद्धांतों का एक तरह से तस्वीर दिखा करके अवसरवाद को लगातार जिंदा रखा जाता है। तो इन सब के बीच जो है, उन सारी स्थितियों को देश के सामने रखा है, और स्वाधीनता को लेकर के प्रश्न उठाया, आजादी को लेकर के प्रश्न उठाया, देश के संदर्भ में देश की चिंता करता है। चाहे वो रघुवीर सहाय हो, तो देश की चिंता कहीं ना कहीं है। इसीलिए सारे क्षेत्रों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, विकृति है, महंगाई है, अकाल है, सूखा है, उन सब स्थितियों को कवियों ने उठाया है। गिरजा कुमार माथुर की एक कविता है जिसमें वो इस समय की परिस्थिति का एक चित्रण करते हुए कहते हैं, कुछ ना पाया जिंदगी में रही सांझ अनाथ, कुछ ना पाया जिंदगी में रही सांझ अनाथ, लौट आए युद्ध से हम हाथ खाली हाथ। आज तक भाती नहीं वह आज भाती हार, एक था विश्वास वह भी छोड़ता साथ।
तो अब मैं कुछ कविता संग्रहों के नाम लेना चाहूंगी। रघुवीर साय के तमाम संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध उठा के देखें, श्रीकांत वर्मा का माया दर्पण देखें, और तो इस तरह की कविताओं को, अग्गे का आपकी कविता लें, महावृक्ष के नीचे है उनकी कविता। अग्गे भी जिस तरह से शिक्षा, हमारे उस किशोर शिक्षार्थी चेहरों की कैसी विचलित हो गई आंखें हैं, जिनके नैतिक मान हमने आधुनिकता के विस्फोट में उड़ा दिए हैं। अब देश के पूरे राष्ट्रीय फलक पर जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियां हैं, उनको आजादी के बाद का जो कवि है वो अपने अनुभव फलक पर उनको उठाता है और अपने अनुभव फलक पर नए अनुभवों को टटोलता है और उनको अपनी कविता में चित्रित करता है। और इस दौर में जो 2-3 घटनाओं का मैंने जिक्र किया, बड़ी घटनाएं, जिसमें चीनी आक्रमण की बात है, भारत पाकिस्तान आक्रमण की बात है, तो वो भी कवियों की चेतना में वो सारी स्थितियां भी कविता के फलक पर भी आई हैं, उनको लेकर के भी कविता लिखी गई है। 2 चीजों को मैं ले रही हूँ, युद्ध को मैं ले रही हूँ, और शायद इसलिए भी कि अभी जो है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से हम गुजरे हैं। तो जब भी युद्ध होता है हमारे देश का किसी अन्य देश के साथ, तो आपके भीतर देश को लेकर के, एक राष्ट्र को लेकर के चेतना जो है, वो राष्ट्रीयता का भाव जो कहीं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में उभर करके आता है, वो एकदम से युद्ध के संदर्भ में बाहर प्रकाशित होने लगता है। तो आक्रमण जो है और युद्ध जनित अनुभव है, उन्होंने भी समकालीन कविता में या समकालीन कवियों में जो राष्ट्रीय चेतना के उद्रेक के लिए जो रास्ता तैयार किया, और इस समय नए कवियों ने राष्ट्रीय चेतना के उद्रेक को अपनी सर्जना में कैसे ढाला है, उस संदर्भ में भी मैं बात करना चाहूंगी। तो युद्ध की जो स्थिति होती है, आक्रमण है, युद्ध जनित अनुभव है, वो कैसे नए कवियों ने अपनी कविता में ढाल करके प्रस्तुत किया है। तो युद्ध की स्थितियों के बहुत सारे विस्फोटक चित्र हैं कविता में, और मैं बात करूंगी कि 1962 का चीनी आक्रमण हो, चाहे 1965 और 71 के पाकिस्तानी आक्रमण से मोहभंग की मानसिकता हो, तो आगे है, रघुवीर सहाय है, जगदीश गुप्त है, इन सब ने जो है इस तरह की कविताएं लिखी हैं। चीनी आक्रमण के समय इनकी जो राष्ट्रीय चेतना बहुत प्रबल हो गई है, और ये कवि इस समय देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं। युद्ध है, लेकिन युद्ध में इनके भीतर एक संकल्प उभरता है। जगदीश गुप्त की कविता है, बहुत अच्छी कविता है। युद्ध के समय एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, अभी भी आपने देखा होगा कि युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, समझौता कर लें, हिंसा का दौर है, अहिंसा का दौर है, हमारे पास अहिंसा की पृष्ठभूमि है, ये आदर्श हैं। इनके संदर्भ में भी कविताएं हैं। तो धनवी कविता की मैं बात कर रही थी, और कैसे देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो तत्पर भी करता है, सचेष्ट भी करता है, और अपनी आवाज वो किस तरह से आवाहन करता है कवि, ये देखने वाली बात है। देश मेरे ज्योतिर्मय तेरे तुषार क्रीट पर, ज्योतिर्मय देश तेरे तुषार के छिटक दे सिर, तनिक दाईं ओर बाईं ओर, हिल मिलाकर कीट धरती पर गिरे। तो इस समय बिल्कुल सतर्क कर रहा है, सचेष्ट कर रहा है, उसकी सक्रियता को बढ़ा रहा है। तो अपनी बहुत सारी कविताएं हैं, और इसमें बहुत सारे वक्तव्य भी हैं कवियों के। धनवी भारती ने युद्ध के संदर्भ में ही एक वक्तव्य दिया था, कहीं लिखा है उन्होंने कि जो युद्ध का दौर है, कवि न केवल युद्धरत है, बल्कि वो युद्ध के दौर में इस तरह से समर्पित है कि सब कुछ धुंध और धूमिल हो जाए, लेकिन पक्ष विपक्ष की पहचाने खो जाने के बाद भी कवि जो है युद्ध की स्थिति में युद्ध करते रहने के लिए संकल्पशील है। और युद्ध करते रहना मतलब
प्रेरित करने के लिए। तो अथरे सवाल कविताओं में भी उठाए गए हैं कि युद्ध जो है वो किसके खिलाफ होना चाहिए, क्यों युद्ध होना चाहिए। तो कई कई इस तरह की कविताएं हैं कि जब भी युद्ध हो तो देश के स्वाभिमान के लिए, देश की रक्षा के लिए, मानवीयता को बचाने के लिए, मानवीयता को उसकी पूर्णता में, विस्तार में पुनर्स्थापित करने के लिए भी युद्ध हो सकता है। तो नया कवि युद्ध की स्थितियां पैदा होती हैं तो किस तरह से उन संकटों से जूझता है। चीनी आक्रमण का जो दौर है, उस दौर में मुझे याद आ रहे हैं, मैं नोट भी किया है मैंने, एक गीत है, कविता है शंभुनाथ सिंह की, और भारत पाकिस्तान के संदर्भ में है ये। और वो जो होता है ना कि एक युद्ध है तो युद्ध के दौर में सब बिल्कुल आपके भीतर, मैंने कहा जो हाशिए पर जो चेतना आपकी चली जाती, कई बार पृष्ठभूमि में चली गई, मारा मारी है, आपाधापी है, भाग दौड़ है, लेकिन वो कैसे वो ऊपर आ जाती है। तो वो लिखते हैं, कल का मुर्दा शहर, कल का मुर्दा शहर जी उठा और सड़कों पर बढ़ती भीड़ मोर्चे की ओर दौड़ती रेजिमेंट बन गई है। कल का मुर्दा शहर जी उठा और सड़कों पर बढ़ती भीड़ मोर्चे की ओर दौड़ती रेजिमेंट बन गई है। हम सब आभारी हैं, हम सब आभारी हैं अपने भीतर के उस खोखलेपन के, हम सब आभारी हैं अपने भीतर के इस खोखलेपन के जिसमें अज्ञात दिशाओं से आए जेट युद्ध को पर विमान भेदी तोपें निशाने लगा रही है। कहीं युद्ध का प्रतिकार नहीं, मतलब युद्ध का निषेध नहीं है वहां पर। तो युद्धकालीन जो समसामयिक चेतना है उसके प्रति हमारे समकालीन कवि हैं वो जागरूक रहे हैं। और ये है कि कुछ कवियों की जो चेतना है वो युद्धकालीन जो संचेतना है उनकी जागरूकता के प्रति कई बार संशयात्मक उठती है, लेकिन उनकी जो चेतना है उसकी देन को नकार आप नहीं सकते हैं। मुझे एक और कवि याद आ रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। मैंने कहा ना कि उस समय हिंसा और अहिंसा, हिंसा को लेकर के द्वंद्व पैदा हो जाता है कई बार। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने भी इन स्थितियों पर लिखा है। और कई बार लोग कहते हैं कवि कि भाई जो युद्ध को जो है कुछ लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं हिंसा पागलपन है और उसका उत्तर घृणा से नहीं, मुक्ति का घृणा से नहीं मुक्ति का त्योहार मना कर दिया जाए। लेकिन चीनी आक्रमण के दौर में हमारे जो गांधीवादी आस्था वाले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, वो भी अपनी गांधीवादी आस्था से अलग जो है कवि हृदय, मतलब वो उनका कवि हृदय जो है मोर्चे पर जाने के लिए तैयार है। और वो लिखते हैं, परिस्थिति और है, सत्याग्रह का नहीं युद्ध का दौर है। परिस्थिति और है, सत्याग्रह का नहीं युद्ध का दौर है। उसमें जुटना होगा पूरे देश को, बालक बूढ़े सैनिक दरवेश को। तो देश पर जो आक्रमण है, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत चीन का युद्ध हो, भारत पाकिस्तान के युद्ध हो, तो युद्ध की जो परिस्थितियां हैं और युद्ध का जो दौर है उसको भी हमारे समकालीन कवियों ने जो है अपनी कलम की नोक पर लिया है। और समय समय पर जो परिस्थितियां हैं वो भी देश की चेतना से समन्वित होकर के उनकी कविता में आई हैं। मैं दूसरा एक प्रकरण जो लेना चाह रही थी, जिसकी बात मैंने पहले कही थी कि मैं कुछ घटनाक्रमों को लूंगी, तो आपातकाल के संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगी। आप सब जानते हैं आपातकाल का संदर्भ, देश में एक समय था 25 जून सन 1975 की अर्धरात्रि में, जबकि संपूर्ण देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन आपातकाल से पूर्व, मतलब मैंने कहा ना कि वो सारी पृष्ठभूमि आई है, आपातकाल से पूर्व भी
जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें देखें तो संपूर्ण क्रांति का एक बिगुल बज रहा था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नारे को जनता का बल मिल रहा था। भारतीय लोकतंत्र को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए सब संघर्षशील थे। जनता का एक सच्चा राज स्थापित हो सके इसके लिए सब संघर्षशील थे। एक नैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्रांति करके नए भारत की जो संकल्पना हमने की थी और तमाम विरोधाभासों, अंतर्विरोधों, विसंगतियों के बावजूद वो नहीं आ पा रही थी, वो तस्वीर उभर नहीं पा रही थी। तो इसके लिए कि नए भारत का निर्माण करना तो संपूर्ण क्रांति का यही उद्देश्य। और एक कविता दिनकर जी की जो उस समय बहुत गाई जाती थी, हमने भी वो दौर देखा है। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये उस समय के जो संघर्षी लोग थे उनको बहुत सारा हौसला दे रही थी। तत्कालीन जो सरकार थी वो इसको बगावत समझ रही थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं जो आगे कविता उद्धृत करना चाह रही हूँ वो धर्मवीर भारती की कविता है मुनादी, जो उस समय किस तरह से देश के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में तत्कालीन परिवेश को उतारते हुए कवि एक जागरूक राष्ट्र चेतना का परिचय देता है। इस कविता से हमें समझ में आता है। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। हर खासो आम को आगाह किया जाता है, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से बंद कर लें। कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें। क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। देखिए कितनी सुंदर कविता है। और इस कविता के माध्यम से ये पूरी कविता आपातकाल घोषित होने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर जो आपातकाल की क्रूरता है और जिस तरह से उस दौर में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गईं, इस तरह की चेतना बहुत सारी कविताओं में अभिव्यक्त हुई है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का किस तरह से गला घोट दिया गया और अभिव्यक्ति की छटपटाहट में बहुत सारी कविताएं लिखी गई, सामने नहीं आई, बाद में आई। और किस तरह से आपातकाल में साहित्य में राजनीति की बात करना भी कठिन हो गया। तो बहुत सारे रचनाकार ऐसे थे जिन्होंने आपातकाल की क्रूरता और भयावहता से अपनी आंखें फेर करके क्या किया, उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने सीधे सीधे आपातकाल की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने पेड़ पौधों के माध्यम से, चिड़ियों के माध्यम से वनों की तरफ अपने को मोड़ लिया। बहुत सारे लोगों ने तानाशाही ताकत के सामने बहुत सारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोट दिया, लेकिन फिर भी घुटने टेक दिए। कई रचनाकारों ने आपातकाल के समर्थन में अपनी रचनात्मक आवाज दर्ज कर दी, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे कवि थे जिन्होंने आपातकालीन तानाशाही का विरोध मुखर होकर के भी किया और मौन विरोध भी किया। और बहुत सारी कविताओं को मैं अभी लाई हूं और आपके सामने उनको भी रखूंगी। तो आपातकाल का जो दौर था जिसमें हमारे देश ने उस दौर में जो तानाशाही पनपी थी, उसके जो हिंसक कारनामे थे, उनकी यंत्रणा भोगी थी और बहुत सारे लोग देश में बर्बरता और दमन का शिकार हुए थे। मैं एक घटना का वर्णन करना या उसका संकेत देना चाह रही हूँ, उसको देने का लोभ नहीं छोड़ पा रही हूँ क्योंकि इलाहाबाद से हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई हूँ। और उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डॉक्टर रघुवंश हुआ करते थे, वहाँ
भागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और उन पर जो आरोप लगाया गया, उनको इसलिए उठा के ले गए लोग कि उन्होंने बिजली के खंभे से जो है बिजली चोरी करने की तारों से कोशिश की है। लेकिन आपको जो लोग उनको जानते हैं, डॉक्टर रघुवंश को, प्रोफेसर रघुवंश को जानते हैं कि उनके जो हाथ थे अपोलो के कारण वो सरे से ठीक नहीं थे, और उन्होंने अपनी थीसिस भी पैर से लिखी थी। तो ये इतना बड़ा इसको लेकर के इलाहाबाद में उस समय बहुत ज्यादा मतलब विरोध था, मुखर भी था, और कुछ जो अभिव्यक्त नहीं हो सकता था। तो उसको मैंने महसूस किया था, तो इसलिए मैं इसको नहीं लोग को छोड़ पाई, मैंने आपके साथ साझा किया। तो वहां पर वो जो दौर था जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता भी प्रतिबंधित हो रही थी, अखबार और रेडियो की अभिव्यक्ति के स्वातंत्र पर भी पहरा लग गया था, और देश भर में गिरफ्तारियों का लंबा सिलसिला था। देश भर से लोमहर्षक जो घटनाएं हैं, जिस तरह से लोकतंत्र को एक भयतंत्र में तब्दील कर दिया गया था, उस तरह की तमाम सारी जो है हमारे सामने जो है कविताएं आ रही थी, घटनाएं आ रही थी। और तो नागार्जुन की एक कविता को मैं यहाँ कोट करना चाहूंगी। यहाँ आपातकाल की त्रासदी को, उसके आतंक का जो स्वरूप है, उसको नागार्जुन ने बहुत बेबाकी से यहाँ पर उद्घाटित किया है। और चूंकि सच का गला घोटा जा रहा था उस समय, और झूठ जो है उसमें फैलाया जा रहा था, तो सच और झूठ का जो संघर्ष उस समय उभर करके आया था, उस समय की जो तानाशाही थी उसको व्यक्त किया उन्होंने। सत्य को लकवा मार गया है, सत्य को लकवा मार गया है, गले के ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है। सत्य को लकवा मार गया है, गले के ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है। सोचना बंद, समझना बंद, याद करना बंद, याद रखना बंद, दिमाग की नसों में जरा भी हरकत नहीं होती। सोचना बंद, समझना बंद, याद रखना बंद, दिमाग की नसों में जरा भी हरकत नहीं होती। जी हाँ, सत्य को लकवा मार गया है, इसे इमरजेंसी का शॉक लग गया है। अब इस तरह की कविता मुझे लगता है कि नागार्जुन ही लिख सकते थे। तो ये वो जो दौर था जिस समय आपातकालीन स्थिति का विरोध भी करना है, जहां अभिव्यक्ति स्वातंत्र पर अंकुश भी है। फिर उसके बाद इंदिरा सरकार का बदस किया जाना इस तथ्य का सूचक है कि जनता ने अपने सोचने समझने की शक्ति नहीं खोई थी, और कहीं ना कहीं देश इस समस्या के प्रति सचेत था, जागरूक था। इसी जागरूकता के कारण कवियों ने अपने संघर्षशील मोर्चों को विकसित किया, विस्तृत किया, और कहीं ना कहीं इन सारी स्थितियों के बावजूद अपनी आस्था को सुरक्षित रखा। तो चाहे वो 7वें दशक का कवि हो, 8वें दशक का कवि हो, 8वें दशक की मैं बात करना चाहूंगी, इस आपातकाल के बाद की अगर मैं बात करूं तो ये वो दौर था कि अब ऐसा लगने लगा था कि ये जो इतनी विकट स्थितियां हैं, जिसमें विसंगतियां इस कदर प्रभावी हो गई हैं कि विनाश की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, और व्यवस्था जने जो दुरभिसंधियां हैं उसमें मानवीय गरिमा को बचाना मुश्किल हो रहा है। उसमें टूट जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद हमारे कवि देश की समस्याओं के प्रति सचेत रहे, जागरूक रहे। और बहुत सारे कवि ऐसे हो सकते हैं, मैं नहीं कहती कि सारे कवि जो है बहुत उन्होंने जनमानस के भीतर एक सकारात्मक चेतना को ही पैदा किया होगा। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने जिनकी कविता वहीं पर का दर्शन करते, विसंगतियों का एक गुस्सा मना के खत्म हो जाती। मेरी माँ, कविता मुझे याद नहीं पड़ी किसकी है, लेकिन इस तरह की कोई कविता, मेरी माँ बोतल की खाली नहीं, दवाई की खाली शीशी है। तो इस तरह की कविताएं भी आई जिसमें सिर्फ उस तरह का एक, जैसे ढिंडोरा पीटते उस तरह की चेतना, लेकिन किसी तरह की चेतना पैदा करने की ताकत उन कविताओं में नहीं थी। यानी कुछ ने उत्सव मनाया,
कुछ जो है अनासार कुंठा के शिकंजे में बंद होकर मोहभंग की स्थिति पर पहुंचे, लेकिन चुप नहीं हुए। बहुत सारे कवियों ने जीवन के प्रत्येक स्तर पर जो समग्र स्थितियां थी उसके प्रति अपनी आवाज को बुलंद रखा, और बहुत सारे कवि ऐसे रहे जिन्होंने भविष्य के प्रति एक खास तरह की आस्था को निरंतर जिंदा रखा। तो देशबोध की जो चेतना है, देशबोध की चेतना लगातार उनमें बनी रही। कौन कौन सी समस्याएं हैं? मानवीय गरिमा का कहीं हनन हुआ है, उसको भी उन्होंने उठाया। तो जीवन के प्रत्येक स्तर पर, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर पर जहां उनको लगा कि संकट की घड़ी है और ये विकराल होती समस्याएं हैं और देश के भविष्य के लिए इन समस्याओं से हमें निपटना है और इनसे गुजर करके एक अच्छा भविष्य बनाना है, एक अच्छा देश बनाना है, इस तरह की चेतना हमारे कवियों के भीतर थी। और उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि आजादी के बाद राष्ट्रीयता उस तरह से कविता में नहीं आती है जैसा कि स्वाधीनता आंदोलन के दौर में आती है, लेकिन देशबोध और इतिहास बोध कैसे आता है? देशबोध और इतिहास बोध हिमालय ऊंचा रहे हमारे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज अभी थोड़ी देर में आएगी। मैम का संपर्क टूट गया है, अभी जैसे जुड़ती है तैसे ही आवाज तो विश्वविद्यालय वो पहाड़ी पर बसा हुआ है, नेटवर्क प्रॉब्लम कब हो जाए मालूम नहीं होता है। तो मैं अब चाहूंगी कि मैं इसको समाप्ति की तरफ ही ले जाऊं, क्योंकि बीच में अब मैं नहीं चाहती कोई व्यवधान आए इसमें। तो बीच में टूट जाता है तो फिर उसको पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं बात कर रही थी कि स्वाधीनता आंदोलन के जो दौर की कविताएं थी उसमें मुखर होकर के राष्ट्र चेतना थी, लेकिन आजादी के बाद जो हमारा देशबोध है, हमारा जो इतिहास बोध है, वो है कविता में, लेकिन देशबोध और इतिहास बोध व्यापक जीवन बोध का अंग बन करके कविताओं में आता है और वो इस तरह से मुखर होकर के नहीं आता है। लेकिन ये कहना कि राष्ट्र चेतना है ही नहीं, ऐसा नहीं है। और राष्ट्र चेतना उन कविताओं में भी है। वहां हमारा कवि देश की चिंता करता है, देश की हर परिस्थितियों पर कवियों की नजर है, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियां हो, आर्थिक स्थितियां हो या सामाजिक स्थितियां हो। भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे, मुक्तिबोध, नागार्जुन, जगदीश गुप्त, रघुवीर साहा, ये कवियों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने जीवन की वास्तविकताओं पर अपने विचार रखे। किसी भी स्थिति में ये उदासीन नहीं है और उन्होंने बहुत उत्कृष्ट रचनाएं भी दी हैं। तत्कालीन व्यवस्था से समझौता नहीं किया। भविष्य की राजनीति क्या हो, देश कैसा होना चाहिए, इसकी तस्वीर भी हमारे सामने रखी। जनतंत्र के प्रति मोहभंग हुआ है तो जनतंत्र कैसे दुरुस्त हो, इसकी भी एक तस्वीर रखी उन्होंने। राजनीतिक स्थितियों में मोहभंग की स्थितियां हो, आपातकालीन स्थिति हो, इन सब पर भी जैसे मैंने अपनी बात रखी है आपके सामने। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश की चिंता कवियों ने की है। कुछ कविताएं हो सकता है कि केवल जो है शिकायत के स्तर पर आ गई हो, कुछ कविताएं व्यवस्था के विरुद्ध मुखर हो करके बहुत तीव्र हो, बहुत कुछ कविताएं हो सकता है केवल प्रतिक्रिया व्यक्त करके रह गई हो। लेकिन युद्ध की स्थितियों को, आपातकालीन स्थितियों के पर स्वाधीनता के बाद जिस तरह से निरंतर विघटित होते जा रहे जो मानवीय मूल्य हैं, स्वतंत्रता का प्रश्न है, इन सब पर निरंतर विचार किया गया, कविता में अपने भावों को व्यक्त किया गया है। तो
7वें 8वें दशक की जो कविता है उसमें जो समय है, देश है, वो एक चिंता के साथ वहां पर व्यक्त हुआ है और उस अभिव्यक्ति में देश के प्रति एक कल्याण और उन्नयन की भावना भी सन्निहित है। और एक बात, अगर बहुत गहराई से आप जाएंगे, कविताओं के रिक्त स्थान में को भरेंगे आप, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अभिधात्मक नहीं होती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होता है रचना में, उसको आपको खुद भरना पड़ता है। उसको आप भरेंगे तो आप ये देखेंगे कि जहां मोहभंग की कविताएं हैं, जहां टूटने की कविताएं हैं, जहां आपको पराजय लग रही है, अनास्था लग रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये स्वर होता है कि स्वप्न भंग है, लेकिन उसके बावजूद पूरा रेगिस्तान नहीं है, कुछ ऐसा है जो बचा रह जाता है। भयानक संत्रास बोध के बाद, घुटन भरे वातावरण के बाद भी अनास्था कवियों का मूल स्वर नहीं है। हमारे कवियों ने, जो बड़े कवि हैं हमारे, उन्होंने जनता के मनोबल को मानव विशिष्टता के एक परिप्रेक्ष्य में बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है और इस बात को बराबर सामने रखा है कि मोहभंग हो, अनास्था हो, क्रूरता हो, लेकिन जनता ने अपना मनोबल, अपनी दृढ़ता देश के संदर्भ में नहीं खोई है और भविष्य के प्रति एक खास तरह की आस्था मुझे कवियों में बराबर दृष्टिगत हुई है और लगातार देशबोध की जो चेतना है, किस तरह से मानव विशिष्टता को एक नया आयाम वो दे सकती है या मानव विशिष्टता को नया आयाम देने के लिए कैसे वो प्रेरित कर सकती है, इस बात को भी हमें इस समकालीन कविता के संदर्भ में देखने की जरूरत है। समकालीन कवि आगत में भी जीना चाहता है और वर्तमान में भी आश्वस्ति चाहता है, यानी, और ये मैं बार बार अपने वक्तव्य में कहती हूं कि जब आप वर्तमान की बात कर रहे होते हैं, अपने समय की बात कर रहे होते हैं, तो अपने समय की बात कभी भी आइसोलेशन में नहीं होती है, क्योंकि आपकी एक आंख भविष्य पर भी होती है और उस भविष्य का और वर्तमान का एक साझा आपके अतीत के साथ भी होता है। तो नया कवि जो है अतीत में भी जाता है, वर्तमान पर भी और भविष्य को भी देखता है, फिर वो अपने स्मृति बोध में भी जाता है, इतिहास बोध में भी जाता है, अपने मिथक पुराण में भी जाता है और फिर वहां से वो प्रकाश खोज कर लाता है। अंधेरे में लटकती हुई अमर बेली को कवि अपनी दृष्टि से देखना चाहता है। इसीलिए मुझे 4 पंक्तियां याद है, मगर मैं भूल गई कि किस कवि की है, कभी पढ़ी थी मैंने। लेकिन अपरिचित भी जानता है, लेकिन अपरिचित भी जानता है, उजाले केशव वाली रोशनी ने जब भी दरवाजे पे दस्तक दी है, दरवाजे खुलते हैं। और हमारे समकालीन कवियों ने ये उजले केशव वाली रोशनी पर लगातार दस्तक दी है और दरवाजों को, उजले केशव वाली रोशनी के दरवाजों को खोलने की कोशिश की है। मोहभंग से, अनास्था, पराजय से गुजर जाने के बाद भी सुनहरे भविष्य पर को लेकर के वो प्रतीक्षा उन्होंने की है और एक भविष्य दृष्टि जो है कविताओं में बराबर अभिव्यक्त हुई है। इतिहास बोध के साथ साथ, देशबोध के साथ साथ, जिसको मैंने कहा कि व्यापक जीवन बोध का अंग बन करके वो लगातार प्रकट हुआ है। उन्होंने, कवियों ने अपने समय की शक्तियों को भी पहचाना है, अपने समय की भूमिकाओं को भी पहचानने की कोशिश की है और निरंतर भविष्य की संभावनाओं की ओर भी देखा है। जो विकासशील संभावनाएं हैं और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो पीड़ित मानवता है वो जागरूक हो, उसमें जागरूकता लाने की कोशिश भी हमारे समकालीन कवियों में की है। तो समकालीन कवियों का जो तेवर है, मोहभंग का भी है, विरोध का भी है, निषेध का भी है, प्रतिरोध का भी है। अपने इतिहास बोध, मिथक बोध, स्मृति बोध को साथ लेकर विकासशील संभावनाओं के क्षितिज की तलाश भी वो करते हैं
और उस क्षितिज की तलाश की ललक भी वहां अपेक्षित है उनके लिए। तो इस तरह से समकालीन कविता में एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है जनमानस को जागरूक करने की, और इस जागरूकता की हमें निरंतर जरूरत है। लगातार देश के हित में लोगों को जगाने की, जागरूक करने की। मुझे लगता है कि आज भी जो कविताएं लिखी जा रही हैं और हमारे जो आज के कवि हैं वो भी देश की चेतना से विरहित नहीं है, और वो भी अपने देश की स्थितियों को, परिस्थितियों को लेकर के लगातार व्यक्त कर रहे हैं, देश के बदलाव को देख रहे हैं। सिंदूर ऑपरेशन जैसी स्थितियां पैदा होती हैं तो देश हित में, देश की चेतना में उनकी जो कलम है मैं देख रही हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दे रही हूँ।